हेलो एवरीवन। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो टाइप्स क्या क्या होते हैं केमिकल रिएक्शंस के। पहले हमारा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसे आप संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, फिर सेकंड आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसे आप वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, फिर डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन, और फिफ्थ है आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन यानी उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। चलिए फिर अब डिटेल में स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसे हम संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। साधारण सी भाषा में कहूं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। यानी कि आपके यहाँ रिएक्टेंट्स जो है वो दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट साइड पे जो आपको उत्पाद मिलेगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एक ही होना चाहिए, ठीक है। तो रिएक्शंस इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ वन प्रोडक्ट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मैग्नीशियम रिबन का बर्न होना, ठीक है। मैग्नीशियम आपने ये धातु लिया, इसकी अभिक्रिया आप ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं, तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर इसने एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, MgO। दो यहाँ पे हमारे रिएक्टेंट्स हैं यानी अभिकारक हैं, और यहाँ पर हमें एक उत्पाद मिल रहा है, तो ये हमारी क्या हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया। ऐसे अगर आप देखें तो कोयले का दहन, ठीक है, कोयला जो होता है वो कार्बन होता है, कार्बन को अगर आप ऑक्सीजन के साथ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंबर्शन जहां भी हो रहा है, कंबर्शन का मतलब है हम उसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं। तो कोयले का दहन यानी कि कार्बन की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ हो रही है तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है यहाँ पर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ दो रिएक्टेंट्स है, इससे आपको एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ये हो गई आपकी संयोजन अभिक्रिया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आपका जो CaO है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसे कहा जाता है क्विकलाइन। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में कि क्विकलाइन का फॉर्मूला क्या होता है। और CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो है, इसकी रिएक्शन जब आप H2O के साथ कराते हैं तो बनता है CaOH वोल्टाइज, जिसे आप कहते हैं स्लेट लाइन, ठीक है। हिंदी में इसे कहेंगे CaO होता है आपका बिना बुझा चूना, और CaOH वोल्टाइज आपका होता है बुझा हुआ चूना। ये रिएक्शन आपने अपने घर में व्हाइट वॉशिंग कराते वक्त देखी होगी। जब अपने घर में आप व्हाइट वॉश करवाते हैं तो सबसे पहले चूने को ना पानी में घोला जाता है। तो जो चूना होता है आपका यानी कैल्शियम ऑक्साइड, उसको जब पानी में बाल्टी में डालते हैं कुछ समय के लिए उसे छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, बहुत ही वो गर्म हो जाता है, उसमें इतनी गर्मी होती है कि वो बुलबुले उठने लगते हैं, वो हीट होने लगता है, ठीक है। और उसमें बनता क्या है, बनता है हमारा CaOH वोल्टाइज, प्लस उसमें हीट रिलीज होती है, ठीक है। बाल्टी को अगर छुएंगे तो उसमें आपको बबल्स भी दिखाई देंगे, वो गर्म होती है, तो हीट रिलीज होती है। जो ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें हीट या किसी भी फॉर्म की एनर्जी या ऊर्जा रिलीज होती है, ठीक है, यानी उसका उत्सर्जन होता है, इन्हें हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती है, जिसमें हीट ही नहीं, किसी भी फॉर्म में अगर एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है तो इसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हिंदी में इसे कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऐसे ही इसके रिवर्स यानी इसका उल्टा होता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इन रिएक्शंस के लिए जो हीट या किसी भी फॉर्म की जो एनर्जी है या ऊर्जा है वो एब्जॉर्ब होती है यानी अवशोषित होती है, ठीक है। तो किसी अभिक्रिया के लिए जब जो ऊर्जा है उसका अवशोषण होता है तो उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। स्लेट लाइन का फॉर्मूला CaOH वोल्टाइज और क्विक लाइन का फॉर्मूला CaO। नेक्स्ट देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसे आप हिंदी में वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, कई कई जगह आपको अपघटन अभिक्रिया भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डीकम्पोजेस इनटू टू और मोर कंपाउंड्स और एलिमेंट्स आर नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन का बिल्कुल उल्टा है। कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट या अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे थे या प्रोडक्ट बना रहे थे। यहाँ पर क्या है, एक रिएक्टेंट जो है वो टूटेगा और दो या दो से अधिक यौगिक या तत्व बनाएगा, ठीक है। तो एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो यहाँ पर टूटेगा और हमें दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिल सकते हैं। तो देखिए हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसकी जब हीटिंग की जाती है, ठीक है, उसको हीट करेंगे, यहाँ पे हीट का साइन होना चाहिए। जब हीट करेंगे हम इसको तो ये टूटेगा CaO हमने देखा था क्या होता है, ये क्विकलाइन, ठीक है, क्विकलाइन में, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे आप फेरिक हाइड्रोक्साइड की हीटिंग कर सकते हैं, ठीक है। फेरिक हाइड्रोक्साइड ये है आपका,
FeOH होल थ्राइस। इसकी हीटिंग जब आप करेंगे तो ये टूटेगा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में और 3H2O यानी कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में। ठीक है, तो यहां हमारे पास अभिकारक एक है, लेकिन उत्पाद जो बन रहे हैं वो 2 या 2 से अधिक बन सकते हैं। ये है डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन जो है, आप देखेंगे कि हम अगर किसी यौगिक को तोड़ रहे हैं तो किसी यौगिक को तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें किसी ना किसी तरह की ऊर्जा देनी पड़ेगी, किसी ना किसी फॉर्म में आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तभी तो ये कंपाउंड जो है वो टूटेगा। तो ये कंपाउंड तोड़ने के लिए आप किस फॉर्म की एनर्जी दे रहे हैं, किस तरह की ऊर्जा आप इसे देंगे, उसके ऊपर आधारित हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है 3 तरह की। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हमारा वो है थर्मल डीकंपोजिशन। ठीक है, थर्मल डीकंपोजिशन का मतलब क्या है, जब डीकंपोजिशन यानी कि जो वियोजन है वो हीट की वजह से होगा। ठीक है, यानी कि हम जो एनर्जी दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, उसमें हीट दे रहे हैं, और उसकी वजह से कोई यौगिक टूट रहा है तो ये कहलाएगा थर्मल डीकंपोजिशन या ऊष्मीय वियोजन। तो एग्जाम्पल इसमें देखिए ये आ जाएगा ट्वाइस TbNO3 होल ट्वाइस। ये क्या है, लेड नाइट्रेट। ठीक है, लेड नाइट्रेट है ये, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट में हमने हीटिंग करी तो ये किसमें टूटा, लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। तो 2 हमारे यहाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसेस निकली और लेड ऑक्साइड जो है सॉलिड फॉर्म में आया हमारा। ठीक है, आप चाहें तो ये जो हमने पहले ये एग्जांपल्स किए CaCO3 की हीटिंग और FeOH होल थ्राइस की हीटिंग, ये भी इसमें ले सकते हैं। यहाँ पर भी क्या है, हीट की फॉर्म में हम यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये भी थर्मल डीकंपोजिशन की एग्जाम्पल है। सेकेंड आता है आपका इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रो वर्ड जो है आपका ये आता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए यानी विद्युत के लिए, और लिसिस का मतलब होता है टूटना। तो जब विद्युत की सहायता से कोई यौगिक टूटेगा तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस या विद्युत वियोजन। तो रिएक्शंस इन विच कंपाउंड डिकम्पोज इनटू सिंपलर कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहाँ पर जब हम एक विद्युत प्रवाहित कर रहे हैं किसी जलीय विलयन में और उसकी वजह से जो है उसमें डिकम्पोजिशन या वियोजन हो रहा है तो ये कहलाएगी विद्युत वियोजन अभिक्रिया। तो देखिए इलेक्ट्रोलिसिस में एग्जांपल लिया जाता है, अगर आप वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो ये टूटता है हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। इसको एक हम डायग्राम से भी देख लेते हैं। देखिए ये आपके बीकर में क्या किया गया है, पानी लिया गया है यहाँ पर और साथ में लगाए गए हैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड्स, ये लगाई गई है यहाँ पे। ठीक है, कैथोड यहाँ पे हो गई है, ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी है तो ये कैथोड हो गई और ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है ये एनोड हो गया। ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रोड्स हो गई। इसके ऊपर इन्वर्टेड फॉर्म में ये टेस्ट ट्यूब रखी है, उल्टे करके रखी है टेस्ट ट्यूब। उल्टे करके इसलिए रखी है क्योंकि जब गैस का उत्सर्जन होगा तो वो ऊपर की ओर इकट्ठी हो जाएगी, क्योंकि हल्की होती है तो वो तरल पदार्थ को नीचे खिसका देगी और ऊपर जो है ऊपर की ओर टेस्ट ट्यूब में इकट्ठी हो जाएगी। अब इसमें क्या किया, करंट पास की गई। जब करंट पास की गई तो क्या हुआ, जो हमारा H2O है, ठीक है, जल है, ये यौगिक टूटा H2 हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि कैथोड पे कौन सी गैस बनेगी और एनोड पे कौन सी गैस कलेक्ट होगी। देखिए जो कैथोड पे जुड़ा हुआ है वो नेगेटिव टर्मिनल है, यहां पर आपकी इकट्ठी होगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और जो एनोड है वो आपका पॉजिटिव है, यहां पर आएगी आपकी ऑक्सीजन गैस। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन जो है वो कैटाइन बनाता है H पॉजिटिव, तो पॉजिटिव किसके पास जाएगा, पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के पास, और ऑक्सीजन जो है एनाइन बनाता है O2 नेगेटिव, तो ये किसके पास जाएगा, एनोड पॉजिटिव के पास। नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, ठीक है ना, आकर्षित करते हैं एक दूसरे को, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश जो है, तो इसलिए ये ऑक्सीजन जो है एनोड पे आएगी और हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पे कलेक्ट हो जाएगी। फिर जो हाइड्रोजन जितनी गैस है वो ऑक्सीजन जो गैस है उसका दुगना होगा क्वांटिटी या मात्रा में। ऐसा क्यों, क्योंकि हम H2O मॉलिक्यूल में भी देख रहे हैं यहाँ पर एक एटम जो है, ठीक है, ऑक्सीजन का है और 2 एटम हाइड्रोजन के, यानी हम कह सकते हैं 1 मोल यहाँ पर ऑक्सीजन है और 2 मोल जो है यहाँ पर हाइड्रोजन के प्रयोग में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हुई आपकी इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस। अब हम बात करते हैं तीसरे तरह की डिकम्पोजिशन की। तीसरे तरह का डिकम्पोजिशन है अगर आप उस पर लाइट का यूज करें यानी फोटोलिसिस करें। अगर प्रकाश का इस्तेमाल करके किसी यौगिक का अपघटन हो रहा है या वो यौगिक या वो कंपाउंड टूट रहा है सिंपल प्रोडक्ट्स में, तो वो क्या हो जाएगा, फोटोलिसिस। यहाँ पर फोटो वर्ड प्रकाश के लिए आया है, लिसिस का मतलब टूटना, तो फोटोलिसिस हो गया। ठीक है, या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी आप इसे कह सकते हैं। तो रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड डिकम्पोजेस बिकॉज ऑफ सनलाइट आर नोन एज फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अपघटन यहाँ सनलाइट की वजह से हो रहा है, इसमें एग्जांपल आप ले सकते हैं AgCl का।
AgCl आप अगर एक चाइना डिश में AgCl सॉल्ट लें, AgCl सफेद रंग का होता है, ठीक है, सफेद रंग का होता है। अगर आपने इसको खिड़की के पास रख दिया जहां पर इस पे धूप आ रही है, तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि यहां पर जो ये सॉल्ट है इसका जो कलर है वो धूसर यानी थोड़ा सा ग्रे कलर का हो जाएगा, धूसर रंग का हो जाएगा। पहले ये सॉल्ट व्हाइट कलर का था लेकिन थोड़ी देर बाद ये ग्रे कलर का दिखाई देगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब AgCl के पे हमने सनलाइट डाली, AgCl का डिकम्पोजिशन हुआ, अपघटन हुआ, इसमें से Cl2 गैस जो है अलग हो गई, वो एटमॉस्फेयर में चली गई और Ag पीछे रह गया यानी सिल्वर रह गया। और सिल्वर का जो रंग होता है वो कैसा होता है? ग्रेइश होता है, ठीक है। सिमिलर रिएक्शन आपकी AgBr के साथ भी होती है। अगर यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड हो तो यहाँ पर सेम यही चीज आएगा, ठीक है, ट्वाइस Ag प्लस Br2, ठीक है। ये 2 नीचे आता है यहाँ पर, ये 2 इसमें यहाँ ऐसे नहीं आएगा। तो ट्वाइस Ag प्लस Br2, और ये जो आपकी रिएक्शन है ये सिल्वर ब्रोमाइड वाली, ये रिएक्शन आपकी यूज होती है फोटोग्राफी में, ठीक है। आपकी जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, उसमें आपकी यूज होती है AgBr सिल्वर ब्रोमाइड के डिकम्पोजिशन वाली रिएक्शन। नेक्स्ट आते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखिए क्या है, द केमिकल रिएक्शंस इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। तो यानी एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व जब कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है तो इसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो जैसे कि यहां पर हमने देखिए जिंक लिया और यहां HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, तो जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए जिंक यहां पर हाइड्रोजन को हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, विस्थापित कर देगा, खुद Cl के साथ क्या बना लेगा? एक यौगिक बना लेगा, ZnCl2, हाइड्रोजन यहां अलग हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप जिंक और कॉपर सल्फेट में भी देख सकते हैं। जिंक जो है कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, तो ये क्या करेगा? ये कॉपर को यहां से विस्थापित कर देगा, हटा देगा, खुद सल्फेट आयन के साथ क्या बना लेगा? एक सॉल्ट बना लेगा, ZnSO4, कॉपर यहां बेचारा अलग रह जाएगा। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन किसको विस्थापित करेगा, तो इसके लिए होती है एक रिएक्टिविटी सीरीज। इस रिएक्टिविटी सीरीज को अगर आप देखेंगे तो ये होती है आपकी, सबसे ऊपर होता है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, Fe यानी आयरन, फिर Sn, उसके बाद आता है आपका लेड, ठीक है। फिर यहां पर आता है हाइड्रोजन, ठीक है। सेम नीचे चलेगी, मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए मैं यहां पे लिख रही हूं। हाइड्रोजन बीच में होता है, फिर इसके बाद होता है कॉपर, फिर होता है Ag, फिर होता है Au और इसके बाद प्लैटिनम, ठीक है। मेटल्स और भी होते हैं लेकिन कम से कम आपको ये तो याद होने ही चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि हाइड्रोजन तो मेटल नहीं है, तो फिर हमने इसको यहाँ क्यों रखा है? तो हाइड्रोजन मेटल नहीं है, लेकिन रिएक्टिविटी सीरीज में से यहाँ रखने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन से ऊपर जितने हैं, ठीक है, ये सारे जो है हाइड्रोजन से ऊपर है, तो ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, और ये जो है ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है यानी कम अभिक्रियाशील है, ठीक है। तो ये जो है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है, ये आपको लर्न करनी है। अब आप देखेंगे कि जिंक जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में काफी ऊपर है कॉपर से, तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में ज्यादा ऊपर होता है वो अपने से नीचे वाले को विस्थापित या डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो जिंक है वो आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन आयरन जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। ऐसे ही आयरन की अगर बात करूं तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। अगर आपके पास ये रिएक्शन लिखी हुई आ जाए कि CuSO4 प्लस Fe गिव्स FeSO4 प्लस Cu, तो ये रिएक्शन तो सही है। यहां पर क्या है, Fe ने Cu को डिस्प्लेस किया क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, उसने Cu को विस्थापित करके सल्फेट के आयन के साथ खुद से अपना एक यौगिक बना लिया, ठीक है। अब इस रिएक्शन को आप ऐसे नहीं लिख सकते। अगर ऐसा लिखा हुआ आ गया कि FeSO4 प्लस Cu गिव्स, फॉर मोर सच कंटेंट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और हमारे कोर्सेज को चेक करने के लिए डाउनलोड कीजिए अचीवर्स ऐप। अचीवर्स ऐप को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। CuSO4 प्लस Fe ये नहीं हो सकती, ठीक है, ये रिएक्शन नहीं हो सकती क्योंकि कॉपर जो है आपका आयरन से कम रिएक्टिव है, तो वो आयरन को उसके यौगिक में से नहीं हटा सकता, तो ये रिएक्शन आप नहीं लिखेंगे। रिएक्शन सही यहाँ पर ये है, ठीक है।
तो इसको अगर आप एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना चाहें तभी भी होता है। टेस्ट ट्यूब में क्या किया जाता है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया जाता है। कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है वो होता है ब्लू कलर का, ठीक है। CuSO4 कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ब्लू कलर का है। इसमें अगर आप आयरन नेल्स डाल दें, यानी लोहे की कील अगर आप डाल दें और फिर इसको बंद करके रख दें, कुछ देर से बाद आप देखेंगे कि ये जो कलर है इस सॉल्यूशन का या विलियन का वो चेंज होके ग्रीन होने लगा है, और जो आयरन का नेल है उसके ऊपर आपको एक ब्राउन कलर की कोटिंग नजर आने लगी है। तो इस रिएक्शन में हुआ क्या है कि कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का था, जैसे जैसे उसमें विस्थापन अभिक्रिया हुई तो वो FeSO4 बन गया, और FeSO4 होता है आपका ग्रीन कलर का, ठीक है। CuSO4 होता है आपका ब्लू कलर का। तो जो सोल्यूशन ग्रीन होता जा रहा है, मतलब वो क्या बनता जा रहा है, अब वो FeSO4 बनता जा रहा है, फेरस सल्फेट बनता जा रहा है, और जो कॉपर है, जो ब्राउन कलर की कोटिंग नेल के ऊपर आ गई है, वो कॉपर की कोटिंग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है आपकी, यहां पर क्या होता है, रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट्स फॉर्मिंग अ न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया में क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो इससे पहले वाले में हमने देखा था कि यहां पर सिर्फ एक मेटल जो है वो इसे विस्थापित करके इसके साथ जो है यौगिक बना रहा था, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम देखेंगे कि देखिए यहां पर हमारा कंपाउंड है BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड, यहां है Na2SO4 सोडियम सल्फेट। Ba जो है वो सल्फेट आयन के साथ यौगिक बनाएगा, और सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ यौगिक बनाएगा, यानी आयंस का आदान प्रदान हो गया, एक्सचेंज हो गया, ठीक है। तो Ba जो है SO4 के साथ जब बनाएगा तो बना बेरियम सल्फेट BaSO4, और सोडियम जब क्लोरीन के साथ बनाएगा, क्लोराइड आयन के साथ बनाएगा तो बना NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो दो सॉल्ट हमारे बन गए। अब इसमें एक चीज और देखनी है कि इसमें से जो आपका एक कंपाउंड बनता है वो आता है आपका सॉलिड फॉर्म में, ठोस अवस्था में क्रिस्टल्स बनते हैं इसके, जिसे हम कहते हैं PPT, ठीक है। ये आपका एक्वस था यानी डिजोल्व था पानी में, ये भी आपका एक्वस था डिजोल्व था पानी में। जब हमने इन दोनों को रिएक्ट करवाया तो हमारा बना है यहाँ पर बेरियम सल्फेट और NaCl। NaCl तो आपका जल में घुलनशील है, वो तो घुला हुआ ही है अभी सॉल्यूशन में, लेकिन BaSO4 जल में घुलनशील नहीं है, और ये जो है इसके क्रिस्टल जो है नीचे, ठीक है, सॉल्ट फॉर्म में ये नीचे बैठ जाएगा टेस्ट ट्यूब के, और इसे हम कहते हैं PPT, या फिर इसे बोला जाता है प्रेसिपिटेट, ठीक है। PPT शॉर्ट फॉर्म में है, नाम हो गया इसका प्रेसिपिटेट। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक प्रेसिपिटेट बन रहा है इसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन सी हुई, द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म बाय द मिक्सिंग ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू सॉल्ट। दो अलग अलग हमने लवण लिए थे, लवण के विलयन लिए थे, और उनको जब हमने मिलाया तो एक जो हमारा यौगिक बना वो घुलनशील नहीं था जल में, वो अलग से टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा हो जाता है नीचे, तो वो क्या कहलाएगी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसमें एक प्रेसिपिटेट मिल रहा है। हिंदी में कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रियाएं, ठीक है, अघुलनशील लवणों का उत्पादन करती हैं। तो जैसे एक और एग्जांपल इसमें हम ले लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन हमने लिया, ये भी एक्वस है यानी कि डिजोल्व है पानी में। एक्वस वर्ड पानी में डिजोल्व होने के लिए ही आता है, ठीक है। NaCl ये भी हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, ये भी आपका पानी में डिजोल्व है, ये यहाँ आएगा, इसके नीचे नाम आएगा, ठीक है। तो ये क्या बना, जब हमने इन दोनों की मिक्सिंग करी तो Ag जो है उसने Cl के साथ बनाया कंपाउंड, और सोडियम ने NO3 के साथ कंपाउंड बनाया, तो ये बना सोडियम नाइट्रेट, और ये बना सिल्वर क्लोराइड। जो सिल्वर क्लोराइड है ये आपका आता है सफेद रंग का PPT या अवक्षेपण। तो इसमें भी हमारा एक प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो ये भी रिएक्शन कैसी हो गई, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये रिएक्शंस कुछ अलग से मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि वैसे तो हमें 5 ही रिएक्शंस पढ़नी थी, लेकिन बीच बीच में ये किस किस टाइप की रिएक्शंस होती हैं, जैसे एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक कौन सी होती है, प्रेसिपिटेशन कौन सी होती है, न्यूट्रलाइजेशन कौन सी होती है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, इसमें क्या होता है कि ये रिएक्शन होती है एक एसिड और एक बेस के बीच में। अगर एक एसिड और एक बेस मिलकर अभिक्रिया करते हैं तो वो बनाते हैं एक सॉल्ट और वाटर, यानी कि एक लवण और जल। इसको कहते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्योंकि यहां पर हमने एसिड लिया HCl, ठीक है, यहां हमने बेस दिया NaOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिला एक लवण यानी एक सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, और साथ में हमें मिला जल यानी कि वाटर, ठीक है। तो हमेशा एक बेसिक याद कर लीजिए कि एसिड प्लस बेस गिव्स
सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, इसे आपको याद रखना है, ये बेस है। एक जनरल रिएक्शन अगर आप जानना चाहें कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, तो एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, ये हमेशा आपको याद रखना है। एक अम्ल और एक क्षार अगर हम मिलाएं तो एक लवण और जल बनता है। तो ये हैं आपके सारे टाइप्स, और इसमें आपका जो बच गया एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक चीज और जो आपको ध्यान में रखनी है कि जो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं जिनमें हीट रिलीज होती है, ठीक है, जैसे कि आपकी जो कंबर्शन वाली रिएक्शन हो गई, ठीक है, कंबर्शन में हमेशा आपको हीट या किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी मिलेगी, तो कंबर्शन रिएक्शन जो होती है वो एक्सोथर्मिक होती हैं। और ऐसी ही कोई और भी रिएक्शन जिसमें अगर किसी भी तरह की ऊर्जा जो है उसका उत्सर्जन हो रहा है तो वो एक्सोथर्मिक होगी। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन जितनी भी है ना वो आपकी एंडोथर्मिक में आ जाएंगी। मोस्टली जितनी भी डीकंपोजिशन रिएक्शंस हैं वो आपकी एंडोथर्मिक होती हैं, यानी ऊष्मा शोषी होती है, क्योंकि डीकंपोजिशन के लिए हमें किसी न किसी फॉर्म में ऊर्जा देनी पड़ रही है। तो ये आपकी कैसी होंगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।